7 अक्टूबर से लेके हम हमास और इसराइल के दरमियान छिड़ने वाली जंग पे तकरीबन रोज़ाना बात करते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है ये एक अहम तरीन दुनिया का खित्ता है और सारी दुनिया की नज़रें इस वक्त भी इसके ऊपर है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है इस बात पे कि आखिर क्या वजह है कि अमेरिका और उसके कुछ वेस्टर्न इत्तेहादी अनकंडीशनल सपोर्ट कर रहे हैं इसराइल की, हालांकि उनको पता है कि वहाँ पर सिविलियंस जो हैं उनकी हलाकतें हो रही हैं और वहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो कि नहीं होनी चाहिए और वॉर क्राइम्स के ज़ुमरे में आती हैं, लेकिन उसके बावजूद वो क्यों सपोर्ट कर रहे हैं, इस पर ज़रा थोड़ा गौर करिएगा। ये वाला एपिसोड एंड तक ज़रूर देखिएगा, आपको गेम समझ में आ जाएगा कि असल में चल क्या रहा है और अमेरिका क्यों इतना ज़्यादा खफा है। पिछले दिनों आपको मैंने आईमेक के धपड़दूस होने के बारे में बताया था। इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जो था, जो कि चाइना के BRI के अल्टरनेट के तौर पर बनाया जा रहा था, ये एक अपनी नौइयत का इम्पॉर्टेंट एक प्रोजेक्ट था, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं था शुरुआती दिन से लेकर ही। अलबत्ता एक सीरियस किस्म की अटैम्प्ट ज़रूर की गई थी अमेरिका और उसके वेस्टर्न इत्तेहादियों की जानिब से कि स्विस कैनाल का एक अल्टरनेट यहाँ पे क्रिएट किया जा सके, और वो जो अल्टरनेट था बेसिकली उनकी एक प्रॉक्सी स्टेट मिडल ईस्ट के अंदर यानी इजराइल वो कंट्रोल कर रही थी। अभी तो देखें कि वहाँ पे इजिप्ट है ना, इजिप्ट के बड़े ही शानदार रिलेशंस चाइना के साथ भी हैं, अमेरिका के साथ तो है ही, लेकिन चाइना के साथ भी हैं। ऑन द अदर हैंड अगर आप देखें तो आईमेक जो था इसका मिडल ईस्ट के अंदर जो एंडिंग पॉइंट था वो इजराइल था, और इजराइल जो है वो एक्सक्लूसिवली अमेरिकन स्पॉन्सर्ड स्टेट है एक। तो यहाँ पे एक ऐसा अल्टरनेट ट्रेड रूट, ग्लोबल ट्रेड रूट क्रिएट करने की कोशिश हो रही थी जो कि एक्सक्लूसिवली अमेरिका कंट्रोल करता है इसराइल के जरिए। अब इस ट्रेड रूट के बारे में शुरुआती तौर पर इंडिया के जो प्रधानमंत्री हैं मोदी साहब, जो कि लंबी लंबी फेंकने में वैसे ही बदनाम है और इनको फेंकू कहा जाता है अपने मुल्क के अंदर, अपोजिशन वाले इनको फेंकू कहते हैं, तो उन्होंने कहा था अपने एक रेडियो प्रोग्राम करते हैं मन की बात, तो उसके अंदर उन्होंने कहा था कि साथियों, ये जो G20 के इजलास के अंदर हमने आईमेक बनाने का फैसला किया है, ये आने वाली कई शताब्दियों में दुनिया के ट्रेड को यही रास्ता कंट्रोल कर रहा होगा। ये बहुत बड़ा हमने कोई हिस्टोरिकल, मैं पता नहीं सुप्रीम लीडर बन गया हूँ इंडिया का खुमैनियों में। अजीब अजीब बातें उन्होंने अपने लोगों को लॉलीपॉप दिया, लारा लिप दिए, लेकिन बात इससे थोड़ा सा आगे की है। ये तो सामने आपको आईमेक नज़र आता है, इस पर हमने बात की भी थी। वैसे शुरुआती दिन में ही मैंने कहा था ये प्रैक्टिकल नहीं है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा लूप होल्स हैं। मिसाल के तौर पर इसके अंदर बहुत बड़ा लूप होल ये भी था कि उर्दून, जिस बेचारे को पता भी नहीं था कि वो आने वाला है आईमेक में, तो उनका भी नाम उन्होंने डाल दिया था इंडिया में होने वाले G20 समिट में कि वो भी आ रहा है। हालांकि उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव था ही नहीं वहाँ पर G20 में, वो भी डाल दिए गए थे नक्शा अगर आप इसका देखें। इसी तरह से सऊदी और UAE जो है वो स्ट्रेटजिक पार्टनर्स हैं चाइना के, तो वो किस हद तक चाइना के इंटरेस्ट के खिलाफ जाके यहाँ पे इनके लिए इस्तेमाल होते हैं या काम करते हैं वो भी अनक्लियर था। लेकिन असल जो गेम था यहाँ पर वो कुछ और होने वाला था, जिसको मेरे ख्याल से ये जो 7 अक्टूबर वाला हमला है कहीं ना कहीं उसने उसको हिट किया है, और ये इजिप्ट के फ़ायदे में भी गया है। अगर आप क्लोजली देखें तो अनइंटेंशनली ही सही, लेकिन ये इजिप्ट के फ़ायदे में भी एक तरह से गया है। इजिप्ट के लिए एक बहुत बड़ी चीज़ हुई है यहाँ पे, जिसको शायद मुझे लगता है उनके जो इंटेलेक्चुअल्स हैं वो शायद रियलाइज़ नहीं कर रहे इस बात को कि हमास की वजह से उनका कितना बड़ा फ़ायदा हो गया है। असल जो प्लान था ना अमेरिका का, वो आईमेक से कुछ ज़्यादा ही बड़ा था। यहाँ पे आने वाले कुछ समय के अंदर, कुछ सालों के अंदर स्विस कैनाल का एक अल्टरनेट क्रिएट करने की कोशिश की जा रही थी ना। स्विस कैनाल के बारे में आप मेरे प्रोग्राम में सुनते रहे हैं कि बाबुल मंदब से ये जो रेड सी की तरफ रास्ता जाता है और रेड सी से क्रॉस होके और स्विस कैनाल तक पहुंचता है। स्विस कैनाल के ज़रिए फिर वो मेडिटेरेनियन सी जो है वहां तक ये सारा सामान, सारे गुड्स और शिपमेंट्स जो भी होती हैं दुनिया की वो जाती हैं, और यहाँ से फिर वो यूरोप जाते हैं। अगर ये रास्ता आप बंद कर दें तो नीचे अफ्रीका के नीचे से क्रॉस करते हुए जाना पड़ता है। वो रास्ता ख़तरनाक भी है, डेंजरस है, बड़ा है, लेंदी है, महंगा रास्ता है। तो इस एतबार से स्विस कैनाल की बड़ी अहमियत है, और स्विस कैनाल से हर साल इजिप्ट 9 अरब डॉलर से ज़्यादा की रकम कमा रहा होता है। यानी स्विस कैनाल से जो भी शिप गुजर रही होती है इजिप्ट उससे फीस चार्ज करता है, उससे जो है वो अपनी टेरिटरी से क्रॉस करने के लिए पैसे चार्ज करता है, और उस मद में वो हर साल 9 अरब डॉलर्स कमा रहे होते हैं इजिप्शियंस। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये वाला जो ट्रेडिशनल रूट है जो कि
100 साल से 125 साल से इस्तेमाल होता चला आ रहा है, क्योंकि ये इंसानी हाथों की बनाई गई सुएज कैनाल है। ये कोई कुदरती रास्ता नहीं था। यहाँ पर खुश्की हुआ करती थी, और जब मुल्कों ने देखा कि यार नीचे से पूरा यूरोप तक हम जाने के लिए, एशिया और यूरोप को कनेक्ट करने के लिए अफ्रीका के नीचे से क्रॉस होकर गुजरना पड़ता है। लेकिन अगर आप जियोग्राफिकली देखें तो इजिप्ट वाला ये जो रास्ता था, छोटी सी पट्टी थी सिर्फ कुछ 100 किलोमीटर की। यहाँ तक अगर एक कैनाल खुदवा दिया जाए तो बड़ा एक शॉर्टकट रास्ता हो जाएगा। तो ये हाथों से बनाया गया था, इंसानी हाथों से बना हुआ इंजीनियरिंग का शाहकार है, जो कि गुज़िश्ता सदी में बनाया गया था। तो इस रास्ते पे अगर आप देखें तो चाइना का जो और रशिया का जो रीजनल ऑर्डर बना हुआ है, उनका होल्ड ज्यादा है। अभी भी आप देख रहे हैं कि बाबल मंदब के ऊपर यमनी बैठे हुए हैं, और ये एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस का हिस्सा है, जो कि ईरानी बैक्ड है। और ईरान जो है चाइना और रशिया के इत्तेहादी है, एंटी वेस्ट है। एक तो इस तरफ सुएज कैनाल की तरफ जाने वाले रास्ते के इब्तिदा पे ये ग्रुप बैठा हुआ है, चाइनीज रशियन ग्रुप ईरान के जरिए बैठा हुआ है। फिर थोड़ा सा आगे जाते हैं तो जितने भी मुल्क आते हैं वो या तो प्रो चाइना है या प्रो रशिया है। अमेरिका के साथ अगर उनके अच्छे टाइज हैं भी, तो इनके साथ भी अच्छे टाइज हैं। कोई ऐसा मुल्क यहाँ पे आपको नजर नहीं आता जिनके अमेरिका के साथ अच्छे टाइज हों और उनके साथ ना हो रशियंस के साथ, ऐसा कोई नहीं है। तो यहाँ पे IMEC से बड़ा गेम क्या खेला जा रहा था, इसको अभी जरा आपको दिखाता हूँ, जो कि 7 अक्टूबर वाले हमास के हमले की वजह से धपड़धूस हुआ है, जिस पे गुस्सा है मुझे लगता है। और अमेरिका ये जो सीज फायर नहीं होने दे रहा, ये मेरे ख्याल से इसी वजह से नहीं होने दे रहा। अगर आप ये मैप देखें तो ये सैटेलाइट से ली गई तस्वीरें हैं। यहाँ पर आपको रेड सी के एक तरफ अगर आप देखें तो गल्फ ऑफ सुइस की तरफ जाता हुआ रास्ता नज़र आता है, गल्फ ऑफ सुइस। ये जो रास्ता है रेड सी से खुलता है सुइस कैनाल की तरफ, और यही आगे फिर सुइस कैनाल की तरफ जाके उधर दूसरी तरफ मेडिटेरेनियन सी के अंदर खुलता है। लेकिन इसके साथ ही अगर आप राइट साइड पे दूसरा देखें, सिनाई पेनिनसुला के राइट साइड पे, तो गल्फ ऑफ अकबा है। गल्फ ऑफ अकबा का एक हिस्सा इजराइल के इलाद पोर्ट के साथ लगता है, वही इलाद पोर्ट जिसको उम्मल रश कहते हैं, फलस्तीनी उसको उम्मल रश कहते हैं इस सिटी को। यहाँ पे एक बहुत बड़ा पोर्ट है, इजराइल का तीसरा बड़ा पोर्ट, और इजराइल की बाउंड्रीज जो हैं वो इस गल्फ ऑफ अकबा में, ये वाला जो समुंदर है उनके साथ भी उनकी बाउंड्रीज लगती हैं। तो गल्फ ऑफ अकबा के जरिए एक बड़ा ही महंगा, खतरनाक लेकिन इंतहाई इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट स्टार्ट करने का फैसला किया गया था, जो कि आने वाले कई 100 साल तक यकीनी तौर पर, जैसे ये सुएज कैनाल ने पिछले 100 साल से हम देख रहे हैं कि सुएज कैनाल की इतनी इंपॉर्टेंस है कि 100 साल से दुनिया का ट्रेड यूं समझिए कि अक्सर हिस्सा यहाँ से गुजर रहा होता है। ऐसा ही एक सदियों पे मुहित एक प्रोजेक्ट यहाँ पर बनाने का प्लान किया गया था, जिसके ज़रिए दुनिया के ट्रेड को कंट्रोल करने की एक कोशिश की गई थी। और वो प्रोजेक्ट जो था बिन गोरियन प्रोजेक्ट के नाम से मशहूर है। यहाँ से गल्फ ऑफ अकबा से इजराइल ने अपने रेगिस्तानी इलाके से, ये भी आप देखें कि इंजीनियरिंग का शाहकार होता, टेक्नोलॉजी का शाहकार होता अगर यहाँ पर ये चीज़ हो जाती कि रेगिस्तान है, यहाँ पे रेत है, डिज़र्ट है, डिज़र्ट में से एक कैनाल बनाने का फैसला किया गया था कि यहाँ से एक कैनाल निकलेगा, उस कैनाल का नाम होता बिन गोरियन कैनाल। और ये बिन गोरियन कैनाल गल्फ ऑफ अकबा को गजा के पास से क्रॉस करवाते हुए मेडिटेरेनियन सी के अंदर क्रॉस करवाता। तो इससे होता ये कि सुएज कैनाल की जो इम्पोर्टेंस है वो ख़त्म हो जाती, और अमेरिका और वेस्ट के जो गुड्स हैं वो यहाँ से क्रॉस कर रहे होते बजाय सुएज कैनाल के। तो उनकी अपनी जो प्रॉक्सी स्टेट है, ये इसलिए इन्होंने रखा हुआ था यहाँ पे इजराइल को, ये जो कहते हैं ना कि स्ट्रेटेजिक एसेट है हमारा, वो इस वजह से कहते थे कि उनको लगता था कि कहीं आगे चलकर ये चीज़ हम करेंगे तो ये जो है ना 2027 या 2030 तक एक खाका बन रहा था कि यहाँ पर ये क्रिएट करवा दिया जाए। लेकिन जैसे ही इस काम पे, इस मंसूबे पे अमल शुरू हुआ है और इस बारे में सोच पैदा हुई है कि चाइना को टफ टाइम दे, तो ये वाला वाकया हो गया है 7 अक्टूबर वाला। अब इसके बाद देखें इजराइल के साथ जो रीजन के दूसरे मुल्कों के टाइज हो गए, खासतौर पर यमन वालों के, तो फिर इस रेड सी के अंदर दुनिया का कौन सा मुल्क ऐसा होगा जो कि उस बिन गोरियन कैनाल के रास्ते से यहाँ से शिप्स क्रॉस करवाएगा। रिस्की है ना, इट्स क्वाइट रिस्की। इजराइल के खुद के शिप्स नहीं जा रहे इस वक्त, तो अगर फ्यूचर में इस तरह का वाकया कोई सा भी होता है यहाँ पे इस रीजन के अंदर, तो ये जो इजरायली रास्ते हैं वो तो ब्लॉक ही रहेंगे। भाई इजराइल की तरफ जाने वाले शिप्स पे अटैक हो रहा है ना इस वक्त, तो ये तो पहले से ही, इसके पैदा होने से पहले ही, बेन गोरियन कैनाल के पैदा होने से पहले ही इतना बड़ा सिक्योरिटी रिस्क उसके लिए उन्होंने क्रिएट कर दिया हुआ है। तो गालिबन इसीलिए
अमेरिकन गालिबन हड़बड़ाहट में या पैनिक में आके उन्होंने ये फैसले किए हुए हैं कि भाई हमास की लीडरशिप को जो है ख़त्म करें ताकि फ्यूचर में कोई ऐसा बहुत बड़ा अटैक हमारे स्ट्रेटजिक डिज़ाइंस के ऊपर ना आए। तो आई थिंक ये जो अमेरिका की मौजूदा पॉलिसी है उसमें कहीं ना कहीं पे ये वाला फैक्टर भी इंक्लूडेड होगा। लेकिन ये बात माननी पड़ेगी कि हमास के इस 7 अक्टूबर वाले हमले की वजह से एक तरफ स्विस कैनाल का जो अल्टरनेट बन रहा था उस पर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लग गया है, तो इजिप्ट को जाने अनजाने में फ़ायदा पहुंच गया है और अमेरिका जो अपना ट्रेड रूट यहाँ पर क्रिएट करने की कोशिश कर रहा था वो ब्लॉक होने से रशियंस और चाइनीज़ को भी कहीं ना कहीं पे इसका फ़ायदा ज़रूर हुआ है।